सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन इसको बोलते हैं। इसकी अवधारणा ग्रेन लॉस्टन ने दी। जैसे नीति आयोग है, इसके एग्जाम्पल में कोऑपरेटिव सोसाइटी में केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। और एग्जाम्पल है अंतर्राज्यीय परिषद है ना, क्षेत्रीय परिषद, राज्य विकास परिषद है, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद है। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का पता होना चाहिए। एविड लिवियस दक्षिण अफ्रीका से खेलता है, संशोधन करता है वो बार बार। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन प्रणाली है वो कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। ये कैसे याद रहेगा? राज्यसभा है, उसमें सदस्य निर्वाचित भी होते, मनोनीत भी होते। जो निर्वाचित सदस्य हैं उन सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और वो प्रणाली क्या है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, तो दो ही चीज़ें हैं दक्षिण अफ्रीका से, एक तो संविधान संशोधन और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिया में से समवर्ती सूची ली गई है। ऑस्ट्रेलिया में के सारे प्लेयर देखोगे सबके सब समान है, इसलिए हमेशा वर्ल्ड कप जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अब सूची 7, अनुसूची 7 है ना, और अनुच्छेद किसमें 246 के अंदर है समवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की जो जॉइंट मीटिंग होती है उसका प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब ये देखो ऑस्ट्रेलिया में जॉइंट क्या है? न्यूजीलैंड पास में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो जॉइंट बैठक होती है। इसे रखो, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, जॉइंट सिटिंग होती है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ये 108 के अंदर आता है, आर्टिकल 108। ठीक है, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उद्देशिका की भाषा, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल इस ऑस्ट्रेलिया। फ्रांस से लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये किस में आता है? प्रियम्बल के अंदर आता है, प्रस्तावना के अंदर है, ये फ्रांस से लिया गया है। गणराज्य, गणतंत्रात्मक गणराज्य की व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। एम्मैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति अभी मोदी जी के साथ क्या कर रहे हैं? गणराज्य व्यवस्था कर रहे हैं, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कर रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है ना, तो ये लिया गया फ्रांस से। फ्रांस से 3 चीज़ें, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। तदर्थ न्यायाधीशों की समिति का प्रावधान, नियुक्ति का प्रावधान और गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिए गए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व पता होना चाहिए, DPSP भाग 4 के अंदर आता है, आर्टिकल 36 to 51 है। राज्यसभा में राष्ट्रपति का मनोनयन, राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो आता है आयरलैंड से, आर्टिकल 80 के अंदर है। और जो निर्वाचन प्रणाली है राज्यसभा की वो किसके अंदर आती है? किसके अंदर आएगी? दक्षिण अफ्रीका के अंदर। और राष्ट्रपति जो मनोनयन कर रहा है, अपनी मिनिटी चला रहा है, मतलब एक तरह से वो आयरलैंड से है। मेरा ही सब पूछूँ, ऐसा रखो। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के बेस पे। ठीक है, लास्ट भी बोल सकते हो इसको। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल जो होता है उसकी व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, कनाडा से लिया गया सशस्त्र, जितनी भी संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। वैसे तो केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघ का केंद्र की ओर झुकाव अधिक, तो ये कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। अवशिष्ट और संघ सूची दोनों कनाडा से ली गई है। वो समवर्ती ऑस्ट्रेलिया से है, बाकी जो बचे अन्य सूचियाँ हैं वो कनाडा से ली गई है।
इस राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था, केंद्र व राज्य में शक्तियों के विभाजन, तो ये भी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट देखें तो राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। भाई राज्यपाल का पूरा सिस्टम ही कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। तो राष्ट्रपति के लिए कुछ आरक्षित रखा है तो ये भी राज्यपाल की पावर हो गई ना, तो वो भी कनाडा से ली गई है। उच्चतम न्यायालय की परामर्श सलाहकारी समिति, तो वो भी आपकी कनाडा से ली गई है। उच्च न्यायालय तक को उसने शामिल कर लिया कनाडा ने। फिर राज्यों के संघों की परिकल्पना, केंद्र राज्य संबंध, संघात्मक सरकार, सब कनाडा से है। यूएसए से जनहित याचिका, लोकहित याचिका इसको बोलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से है। विधि के समान संरक्षण आर्टिकल 14 के अंदर आता है ना, विधि के समान संरक्षण मतलब ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया इज ऑल्सो फॉर यूएसए। महाभियोग चल रहा है भाई राष्ट्रपति भी। यूएसए ने इतनी मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, पावर देने की कोशिश करी है और यूएसए ने उस पावर को बैलेंस करने की कोशिश करी। इससे समान संरक्षण कर रहा है वो, महाभियोग की प्रक्रिया कर रहा है कि तुम भी थोड़ी पावर कर लो। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव यूएसए से है। मूल अधिकार यूएसए। उपराष्ट्रपति का पद, ब्रिटेन राष्ट्रपति को समर्थन करता है जबकि उपराष्ट्रपति को समर्थन करता है यूएसए, है ना। फिर यहाँ पे देखो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है यूएसए। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? सबसे पहले ये बताओ। प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई ऑस्ट्रेलिया से। हम ऑस्ट्रेलिया बच्चों के नीचे बड़ी बातें करते हैं, उनकी भाषा ही ऐसी है। और लेकिन इसका जो विचार है हम भारत के लोग, तो वो कहाँ से लेगा? यूएसए से। न्यायपालिका की सर्वोच्चता, स्वतंत्रता का प्रावधान, तो वो यूएसए मतलब उधर तो सरकार को प्रायोरिटी मिलती है जबकि वो न्यायपालिका को प्रायोरिटी दे रहा है यूएसए। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होगा, ठीक है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर, कुछ पावर राष्ट्रपति को भी दी, ठीक है, कुछ तो पावर दे दी यूएसए ने। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी यूएसए से है, सर्वोच्च है। दो तो याद रखो, संविधान की सर्वोच्चता, तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर, निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान, ये कहाँ से है? यूएसए से। राष्ट्रपति का निर्वाचन करवा दिया है। ब्रिटेन में एकल नागरिकता, मतलब उसमें एकल वाली चीज़ आएंगी सारी। विधि के समक्ष समानता, फिर यहाँ कानून को दे दी ना प्रायोरिटी, संरक्षण कहाँ कर रही है? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है ये। फिर यहाँ संसदीय प्रणाली, बेस्ट मिनिस्टर मॉडल ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल प्रणाली, कैबिनेट, किचन कैबिनेट, सब ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक व्यवस्था, है ना। संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान, विशेष अधिकार दे दिए हैं, ये तो ये कट नहीं कर दिए, अधिकार दे ही दिए हैं। महान न्यायवादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है। अभी देखो 1935 में भी ऐसा कोई पद था, है ना, याद करोगे तो ब्रिटेन से आया है सब। विधि निर्माण की प्रक्रिया, कैसे कानून बनता है, तो हमारा कानून तो ब्रिटेन वालों ने सिखाया ना, अंग्रेजों ने सिखाया। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, चुनाव प्रणाली। फिर विधायिका में अध्यक्ष का पद की भूमिका, ठीक। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति को औपचारिक रखा ब्रिटेन ने। और राष्ट्रपति को निर्वाचन का प्रावधान कौन दे रहा है? यूएसए। ये चीज़ें रखना। सर्वोच्च कमांडर तीनों सेनाओं को कौन दे रहा है? यूएसए। फिर यहाँ पे है
फिर सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान। सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान कौन दे रहा है? ब्रिटेन। जापान से लें विधि की स्थापित प्रक्रिया, आर्टिकल 21। विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसमें सिर्फ प्रक्रिया पे बल दिया गया है ना। इस पर बल नहीं दिया है कि गरिमापूर्ण जीवन जिए इंसान। जर्मनी आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, जर्मनी ने दिया है। जर्मनी, जापान, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया एंड ब्राज़ील मिलकर G4 बनाते हैं। G4 में जर्मनी शामिल है। जर्मनी क्या दे रहा है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। 315, 359 प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड नेहरू कॉन्ट्रीब्यूशन, न्याय टॉपिक है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, बौद्ध दर्शन से प्रभावित है पंचशील समझौता। हुआ कब था? 29 अप्रैल। क्रांति भी आप देखोगे नशीलाबाद वाली, वो भी 29 को शुरू होती है। 29 अप्रैल 1954, 54। पंचशील 54 में। पंचानवे ये 4 मानो इसको कि ये 4 है, तो पंचशील समझौता के एंड में भी क्या आएगा? 4। 4 से पहले 5। पंचशील नाम में 5 है, 54 ऐसे याद रख लो। अब ये किसके बीच हुआ पंचशील समझौता? भारत और चीन के बीच में, JLN चाओ एनलाई के बीच में, बीजिंग में, चीन में हुआ। UN महासभा में इसको स्वीकृति कब मिली? 1959 को स्वीकृति मिली। 14 दिसंबर 1959 को स्वीकृति मिली। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि UN महासभा में कितने सदस्य? 193 सदस्य हैं, ठीक है। और जो 193 सदस्य है साउथ सूडान है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि UN बना कब? कल ही पढ़ा UN कब बना। UN बना हमारा 24 अक्टूबर 1945। ये अपोजिट है, एक तरह से देखोगे तो पंचशील 54 है, UN 45 है। और 24 अक्टूबर को UN दिवस मनाते हैं, ठीक है। और जिस समय UN बना था उस टाइम 51 देशों ने साइन किए थे। 51वां कौन सा था? पोलैंड। मेन रूप से तो 50 ही थे। ये बात हो गई UN की, ठीक। अब यहाँ पे देखो, जो इसका 8th अधिवेशन था वो विजय लक्ष्मी पंडित ने किया था, ठीक है। यहाँ पे लिख लो विजय लक्ष्मी पंडित ने, ठीक। अब यहाँ पे अनाक पंचशील के द्वारा लौटा। पंचशील में A4 चीज़ें हैं। A4 चीज़ें क्या है? अनाक्रमण, हम आगे से आक्रमण नहीं करेंगे। हस्तक्षेप, आगे से कोई हस्तक्षेप नहीं करना। अस्तित्व, सह अस्तित्व एंड अखंडता, लाभकारी संबंध। A4 लाभ, ऐसा रख लो। कौन कौन सी चीज़ें पंचशील के समझौते में आ रही है? 5 चीज़ें हैं ना। A4 क्या है? अनाक्रमण, हस्तक्षेप, सह अस्तित्व, अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी इसको बोलते हैं, एंड लाभकारी पद। फिर यहाँ पे है इससे अखंडता से कोई चीज़ याद आ रही है कि प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और इस एक बार संशोधन में आता है स्पा से मतलब है संप्रभुता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये चीज़ें आती हैं। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि हमारे अपने डिसीजन हम खुद लेते हैं, चाहे आंतरिक डिसीजन हो या बाहरी डिसीजन हो, किसी और का हस्तक्षेप नहीं होता उसके अंदर। कगारवाद ब्रिकमैनशिप सिद्धांत किसने दिया है? जॉन फॉस्टर डैलस, USA के पूर्व विदेश मंत्री थे, उन्होंने दिया है ये कगारवाद का सिद्धांत, ब्रिकमैनशिप वाला।
जॉन फॉस्टर डलेस। 123 समझौता, इसको हाइड एक्ट भी बोलते हैं, सिविल परमाणु नाभिकीय समझौता भी बोलते हैं, या हेनरी हाइड समझौता भी बोलते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। असैनिक परमाणु समझौता, ये हुआ 2007 में, लागू हुआ 2008 में, मंजूरी मिली 2009 में। मतलब ये है कि परमाणु का एपिसार नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड है। फिर यहाँ पे NPT, परमाणु एपिसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, NPT। अब यहाँ पे P5 देश थे। 1 जुलाई 1608 को ये परमाणु एपिसार संधि लागू साइन हो गई है ना, और लागू कब हुई? 5 मार्च 1970 को। ठीक, 68 में बन गई थी, लेकिन लागू 70 में हुई। इंडिया ने साइन नहीं किया इस पर। यूएन महासभा ने स्वीकार कब किया? 1968 में कर लिया था, 12 जून 1968। डेट्स याद रह जाएंगी क्या? मेन चीज़ तो यही है कि यूएन महासभा ने कब स्वीकार किया? 1968 में, 12 जून, और लागू हुआ 5 मार्च को 1970। अब बात करोगे शिमला समझौता, 1972 में साइन हो गया था, 2 जुलाई 1972। 1965 इंडिया पाक युद्ध जानते हुआ रूस ने मध्यस्थता करी है ना। उसके बाद ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान की राजधानी में हुआ। कब हुआ ताशकंद समझौता? 1966 में, 10 जनवरी 1966। ताश खेल रहे हैं, 10 जने बैठ कर खेल रहे हैं, ऐसे याद रख लो। तो ताशकंद समझौता 10 से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। ताश में छक्का छक्का आ रहा है सबका। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच में हुआ। 11 जनवरी को मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की, 66 में। फिर 1971 में अगेन इंडिया पाक युद्ध होता है, तब शिमला समझौता होता है। 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ, इंदिरा गांधी इधर से जुल्फिकार भुट्टो है। फिर कारगिल युद्ध हुआ 199 में। 199 मैंने पढ़ा है एक और जगह, कहीं याद नहीं आ रहा। कारगिल युद्ध में आगरा शिखर वार्ता 2001 में हुई, इसी से रिलेटेड है। अख्तर और परवेज मुशर्रफ के बीच में हुआ। फिर बस योजना भी इसी के अंतर्गत चलाई थी, दिल्ली लाहौर बस राजनायतन। ये आया भी था क्वेश्चन एग्ज़ाम में कि वो बस किसने चलाई? अटल ने। फिर PV नरसिम्हा राव लुक ईस्ट पॉलिसी 1992, 92 में रशु का बर्थडे आता 92 में। और लुक ईस्ट पॉलिसी, ईस्ट में देखा तभी कोई मिली ना, तो PV नरसिम्हा राव की सरकार लुक ईस्ट पॉलिसी। और एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी 2014। बर्डूम सम्मेलन 1955, गुटनिरपेक्षता की आधारशिला। ठीक है, बर्डूम सम्मेलन 1955 में गुटनिरपेक्ष की आधारशिला रखें। बर्डूम सम्मेलन 1955 में, है ना, गुटनिरपेक्ष की आधारशिला रखी, जबकि पंचशील 54 में है ना। पंचशील यहाँ पे लिख लो 54। और इसके साथ बर्डूम सम्मेलन में गुटनिरपेक्षता की आधारशिला रखी। NAM बोलते हैं गुटनिरपेक्ष संगठन, अप्रैल 1961 में हुआ, बेलग्रेड सर्बिया। सर्बिया का कौन है? सर्बिया का अभी वो है नोवाक जोकोविच, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टेनिस इन द वर्ल्ड। सर्बिया में आपका ये हुआ, गुटनिरपेक्ष संगठन बना 1961 में, अप्रैल 1961 बेलग्रेड। संस्थापक देश 5 है। अब याद रखो कौन कौन थे इसमें। नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो, अनुक्रमा। नेहरू, नासिर, टीटो, सुकर्णो, अनुक्रमा। प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1 से
6 सितंबर 1961 में सम्मेलन हुआ है ना। पहला सम्मेलन पहले में 61 बेलग्रेड। 25 देशों ने भाग लिया इसमें। 120 देश हैं। भाग के 25 में अब 120 देश हो गए इसके अंदर। इंदिरा गांधी अध्यक्ष टीटो को बनाया गया था। फिर इंदिरा सरकार ने बांग्लादेश की नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। इंदिरा सरकार ने कब दी? इसका दर्जा दिया गया था 6 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे दिया। लेकिन आज़ाद कब हुआ? बांग्लादेश बना कब? तो वो 16 दिसंबर को बना। 1971 बना 1971 में ही है, पर 16 दिसंबर ये डेट याद रखो। दर्जा मिला 6 दिसंबर को, बना 16 दिसंबर को। यहाँ पे मनमोहन सिंह लुक वेस्ट पॉलिसी 2005, कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी 2012 मनमोहन सिंह के। लुक वेस्ट पॉलिसी एंड कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। मोदी पड़ोस पहले की नीति। लिपुलेख दर्रा, काला पानी विवाद, नेपाल से रिलेटेड। काला पानी विवाद है, लिपुलेख दर्रा है, नेपाल से रिलेटेड है। सरक्रिक विभाग एक 24 डिग्री चैनल है बिटवीन पाक एंड गुजरात के बीच में। काकरा पारा तट गुजरात में हाईएस्ट ऑन इंडिया। सबसे लंबा तट है। लोएस्ट कौन सा? गोवा का तट, कोंकण इसको बोलते हैं। सरक्रिक सियाचिन हो, पीओके हो, पाकिस्तान से रिलेटेड है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि तिस्ता नदी बांग्लादेश, फैनी, मोहनी नदी, 3 नदी, फिस्ता, फैनी, महनी बांग्लादेश। गलवान घाटी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन के पास, चाइना। ब्रह्मपुत्र नदी विवाद, डोकलाम विवाद, चाइना। कच्चा टीबू श्रीलंका से रिलेटेड है। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में P+51 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया है? ईरान ने। असली विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का जनक कौन है? अटल। सरकार जनता पार्टी, PM मोरारजी जी देसाई। असली विशुद्ध गुटनिरपेक्षता का जनक अटल, सरकार जनता पार्टी। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी, ठीक है। और जबकि जो BJP है वो बनी थी 1980 के अंदर। BSP बनी थी 1984, काशीराम। एक चीज़ और है, कांग्रेस ने जो पंजा बनाया था वह चुनाव चिन्ह, वो भी 1980 में बनाया। चीज़ याद रखने की है। जनक अटल, ये सब हो गया। गुजराल सिद्धांत 1996, मेरा बर्थ डेट भी 96 है। प्रतिपादन IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल विदेश मंत्री। PM HD देवगौड़ा। गुजराल सिद्धांत 1996, प्रतिपादन IK गुजराल विदेश मंत्री, PM HD देवगौड़ा। फिर अब 1954 नेहरू ने योगदान दिया है पंचशील समझौते में। गुटनिरपेक्षता के अंदर सिंधु जल समझौता, निशस्त्रीकरण, इन सब में योगदान दिया नेहरू ने। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद में नस्लवाद का विरोध किया, राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता। 7वां गुटनिरपेक्ष संगठन का 7वां शिखर सम्मेलन हुआ है 1983 में, 80 के 3 साल बाद 83 दिल्ली में। सदस्य देश है 101। भाग लिया था 93 ने, उस टाइम पे PM इंदिरा गांधी थी।
फिर 16 सम्मेलन तेहरान में हुआ 2012 में, सदस्य संख्या 120 हो गई। 120वां कौन है? अजरबैजान। 119वां कौन है? फिजी। 120 है ना। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन संगठन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। गुटनिरपेक्ष संगठन का 19 सम्मेलन 2024 में हुआ है कंपाला युगांडा में। 19वें सम्मेलन में भारत ने प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री ने किया। गुटनिरपेक्षता 2.0 की नीति 2012 की देन है। 28 फरवरी 2012। 29 तो आया ही नहीं ना, तो फरवरी एंड में। फिर यहाँ पे है 1996 और 1997 में बांग्लादेश के साथ जल बंटवारे के विवाद का समाधान गुजराल सिद्धांत के तहत हुआ। G4 जर्मनी, जापान, भारत, ब्राज़ील था अगेंस्ट कॉफ़ी क्लब है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को प्रभावी। फिर विश्व बैंक के मध्यस्थता थी। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल को, अप्रैल फूल के दिन लागू हुआ 1960। नेहरू जी विदेश नीति यथार्थवाद की बजाय आदर्शवाद पर अधिक जोर देती है। ये किसने बोला था? जे बंदोपाध्याय ने। बंदोपाध्याय ने बड़ी सही स्टेटमेंट दी है कि नेहरू जी की जो नीति है यथार्थवाद की बजाय आदर्शवाद पर जोर देती है। पड़ोस प्रथम की नीति 2014 ना। सागर विजन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ। सागर विजन 2015 ना। सागर ये 5 उल्टा ऐसे याद रख लो। 15 मौसम परियोजना 2014 में है। भाई मौसम तो कभी भी 14 हो सकता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में, मतलब मोदी जी आए तभी मौसम परियोजना हुई। मौसम बदल गया मोदी आए तो। एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी तब की है। सागर विजन अगले साल 2015 में रखा उन्होंने। पड़ोस पहले की नीति भी 2014 की है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विद स्पेशल रेफरेंस टू ग्लोबलाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद द्वारा 2025 से 2030 तक तीसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में किसको चुना गया? जगजीत पवाडिया को। ठीक है। और यहाँ पे है फरवरी 2025 में महिला शांति सैनिकों के लिए विमेन इन पीस कीपिंग ग्लोबल साउथ पार्टिसिपेशन विषय पर पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? न्यू दिल्ली में। यहाँ पे है माउंट केशा सेंटर। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य के निलंबन की प्रक्रिया का वर्णन संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में है। मतलब कैसे निलंबन किया जाता है वो तो प्रक्रिया है चार्टर में, लेकिन कोई भी सदस्य चार्टर में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग कर सदस्यता त्याग कर सकता है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है। ठीक। किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है कि सदस्य समाप्त की जाए, बस निलंबन का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सदस्यता ग्रहण करने एवं वंचित करने की प्रक्रिया एक समान है। एलपीजी की नीति 1991 में आई। पीवी नरसिम्हा राव। जर्मनी मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री थियोडोर लेविट ने बाजारों का वैश्वीकरण शीर्षक वाले लेख में वैश्वीकरण शब्द दिया। थियोडोर लेविट ने शब्द दिया उसने, जिसकी इसकी अवधारणा के जनक है रोलैंड रॉबर्टसन। आर है इसके अवधारणा के जनक। थियोडोर लेविट ने सिर्फ शब्द दिया है, रोलैंड रॉबर्टसन ने इसका जनक माना है। वैश्विक गांव मार्शल मैकलुन ने दिया जाना वैश्विक गांव को। कनाडा के हैं मार्शल मैकलुन MM। वैश्विक गांव की संज्ञा MM ने दी है। फिर यहाँ पे 1960 से 1970 के दशक में वैश्विक गांव एक इलेक्ट्रॉनिक तंत्रिका तंत्र द्वारा परस्पर जुड़ा हुआ है। मतलब ठीक है, अब सभी वैश्वीकरण के तहत सारे कंट्रीज जुड़े हुए हैं ना, उसको बोलते हैं वैश्विक गांव। अब यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन करता है। ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। सार्वभौमिकता एंड विशिष्टीकरण दोनों उसमें ऐड है। इसे रोलैंड रॉबर्टसन वैश्वीकरण के जनक
इसने लोकप्रिय बनाया। फिर यहाँ पे है सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन, किसने दिया? कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल, सैमुअल पी हैरिंगटन मुझे याद आया, स्टीव हैरिंगटन नाम सुना ना? किसमें है स्टीव हैरिंगटन? स्ट्रेंजर थिंग्स के अंदर, तो हैरिंगटन याद रख लो। हैरिंगटन ने दिया कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ओके, फिर अब में है मैकडोनल्डीकरण या मैकडोनलाइजेशन की विचारधारा के संबंध की अवधारणा किसने दी है? जॉर्ज रिट्जर याद रखना, रिट्जर, मैकडोनल्डीकरण। 1993 में द मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी नामक पुस्तक में यह वैश्विक पूंजीवाद संस्कृति की सर्वव्यापकता को दर्शाता है। मतलब सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। नोम चॉम्स्की यहाँ बहुत सारे बहुआयामी अवधारणा दी, मतलब दुनिया भर के सामाजिक संबंधों को गहनता से इसने बताया है। वैश्वीकरण की विशेषता, प्रादेशिकरण विशेषता है, हाँ। उपभोक्तावाद, यस। कंज्यूमराइजेशन ज़्यादा ही होगा ना, ज़्यादा आपके पास स्कोप है। होमोजेनाइजेशन, सीज डाउन प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, यस। गतिशील प्रक्रिया, चारों है वैश्वीकरण की विशेषता। विप्रादेशिकरण, उपभोक्तावाद, होमोजेनाइजेशन, गतिशील प्रक्रिया। एंड्रयू हेवर्ड 3 टाइप का उसने बताया है एंड्रयू ने। आर्थिक ग्लोबलाइजेशन, राजनीतिक एंड सांस्कृतिक, ठीक है। एंड्रयू हेवर्ड 3 टाइप का हो गया ना, आर्थिक, राजनीतिक एंड सांस्कृतिक। इससे मेरे को एक चीज़ और याद आती है, आगे देखना। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ कब? 1944 में। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD, टैरिफ एंड ट्रेड सामान्य समझौता जिसको गेट का नाम दिया गया है, इसी के तहत WTO मार्केट समझौता हुआ 1995 में, उससे WTO आया है। WHO 1948 में आया। और यहाँ पर देखो IMF एंड वर्ल्ड बैंक में क्या डिफरेंस है, दोनों को जुड़वा बहन भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिया, इसका है अजय बंगा फिलहाल, ठीक है। अब IMF ऋण देता है अल्पकालीन के लिए, दीर्घकालीन ऋण देता है वर्ल्ड बैंक। भुगतान असंतुलन विकसित, और ये आधारभूत, इसका काम है भुगतान असंतुलन का मेंटेन करना और इसका आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करना। ये दोनों ही ब्रिटेन वुड्स समझौते से बने हैं 1944 में, ठीक। वाशिंगटन DC अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं बोलते हैं उनको। ये विकसित देशों को देता है जो ऑलरेडी विकसित है, और ये विकासशील को भी देता है और विकसित को भी दे देता है। वाशिंगटन कंसेंट क्या चीज़ है? नव उदारवादी नीतियों का एक समूह है वाशिंगटन कंसेंट, जिसमें IMF और विश्व बैंक का व्यापक समर्थन था। जॉन विलियमसन द्वारा तैयार किया गया है। वाशिंगटन वैसे विलियमसन द्वारा तैयार किया गया है। विलियम कैरेबियन, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन में विलियम भी आता है ना, तो वो विलियम ने तैयार किया है। इन्होंने एक न्यूनतम राज्य और बाजार के लिए बड़ी भूमिका का समर्थन किया। यह आर्थिक वैश्वीकरण और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों का आधिपत्य स्थापित करने और वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच में महत्वपूर्ण शक्तिभेद स्थापित करने में सफल रहा। मीडिया साम्राज्यवाद किसने दिया? ओलिवर। फिर यहाँ पे साइबर स्पेस, विलियम गिब्सन ने साइबर स्पेस की अवधारणा दी है। सैन्य वैश्वीकरण, डेविड हेल। सैन्य वैश्वीकरण, डेविड वार्नर, डेविड हेल। सैन्य वैश्वीकरण खेलता था तो वो सैन्य जैसा हो जाता था। इस पर्यावरणीय वैश्वीकरण किसने दिया है? स्टिगर लगा दो, पर्यावरण वैश्वीकरण, स्टिकर याद रखो, स्टिकर
स्टिकर याद रखना है। फिर ग्रीन पीस हुआ है आपका 1197, तभी पीस मिलेगा ना, 1971। स्थापना कनाडा, हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम नीदरलैंड। वर्तमान में 55 देशों काम कर रहा है। थीम क्या है? हरा भरा शांतिपूर्ण विश्व। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गैर सरकारी संगठन है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। ग्रीन पीस इंडिया की स्थापना 2001 में और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। वैश्वीकरण के अति वैश्विकतावादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा, थॉमस फ्रीडमैन, केनिची ओयामा। वैश्वीकरण के अति वैश्विकतावादी सिद्धांत के समर्थक कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा, थॉमस फ्रीडमैन, केनिची ओयामा। याद रखना है नाम। अब ये है कि पूंजीवाद एमएनसी जो है, पहली लहर इसकी यही है, अति वैश्विकतावादी सिद्धांत। दूसरी लहर को बोलते हैं संशयवादी परंपरावादी, परिवर्तन के समर्थक नहीं है। तीसरी है परिवर्तनवादी। ठीक है, पहली अति वैश्विकतावादी फ्रांसिस फुकुयामा, फ्रीडमैन, फेफे एंड केनिची, जापानी है ना। फिर यहाँ पे है संशयवादी का कौन है? पायल हेस्टल, ग्राम थॉमसन याद रह जाएगा। परिवर्तनवादी सिद्धांत डेविड हेल्ड, डेविड सेन ने वैश्विकतावाद दिया है इसने। और यहाँ पे क्या है? स्थोनीमैन क्या कहते हैं। 1991 में पीएम नरसिम्हा राव ने एलपीजी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को समाप्त किया। निजीकरण के तहत घाटे में चल रहे सामाजिक उपक्रम का विनिवेश करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया उदारीकरण प्लस निजीकरण के साथ जुड़ी हुई है। बुक क्या? लेखक क्या देखो, डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जगदीश भगवती। डिफेंस का तो भगवान ही बचाएगा, ग्लोबलाइजेशन तो जगदीश भगवती आ गया। मेकिंग ग्लोबल वर्क, जोसेफ स्लिट्स, जोसेफ याद रख लो। ग्लोबल वर्क, जोसेफ, सेफ करना है, ग्लोबल वर्क करे तो उसे सेव करो। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन? उल्रिक बैक। ये जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा हमें। व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन जानने के लिए बैक जाओ, उल्रिक बैक। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, मिल्टन फ्रीडमैन। ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, A.G. Hopkins. Globalization in the world history, A.G. Hopkins. हॉकिंस लैब कहाँ है? हॉकिंस लैब स्ट्रेंजर थिंग्स में देखिए अगेन। ग्लोबलाइजेशन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। स्टॉकहोम सम्मेलन को विश्व पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्वीडन 15-16 जून 1972 में हुआ स्टॉकहोम सम्मेलन। प्रथम पर्यावरण संरक्षण हेतु सम्मेलन यूएनईपी का गठन हुआ था इसके तहत 1972 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब यूएनईपी। हेडक्वार्टर का नैरोबी में। पर्यावरण दिवस 1973 से मना रहे हैं हम प्रतिवर्ष, एक साल बाद से। थीम अभी 2026 की थीम क्या है? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड आवर फ्यूचर। रियो सम्मेलन 1992, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। पृथ्वी अर्थ समिट जिसको बोलते हैं, जेंडर 21 भी यहाँ से है। 90 जैव विविधता संरक्षण, UNCBD 1992। जलवायु परिवर्तन रोकथाम, UNCCC 1994। और स्थलीय रोकथाम में 1994 है, UNCCD। ठीक है।